बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्लो चार्ट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, उस दिन मैंने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं और किस सिंबल का क्या पर्पज है, उसके अंदर कौन सी चीज़ लिखी जाती है। तो टॉपिक है हमारा सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो पहला सिंबल ओवल सिंबल। ओवल ओवल सिंबल के अंदर स्टार्ट और एंड को लिखा जाता है, स्टार्ट एंड एंड। मसलन फ्लो चार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर मैं ओवल सिंबल लगाऊं, इसमें लिख दूं स्टार्ट, नीचे मजीद जो भी चीजें आएंगी इनपुट प्रोसेसिंग वगैरह वो सारी लिखने के बाद एंड पे फ्लो चार्ट जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे फिर मैं ओवल सिंबल लगा दूं, उधर लिख दूं एंड। तो स्टार्ट वाले ओवल सिंबल से एक फ्लो लाइन एग्जिट होगी, निकलेगी, और एंड वाला जो ओवल सिंबल है उसमें एक फ्लो लाइन इंटर होगी। तो पहला सिंबल ओवल, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर स्टार्ट या एंड को लिखा जाता है, और ये लॉजिकल भी हो सकता है, स्टार्ट और एंड बेशक बीच में लिख दें तो पता चल रहा है कि यहाँ से फ्लो चार्ट शुरू हो रहा है। अगर ना भी लिखें तो इसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि हमने स्टार्ट या एंड को क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ये समझ ले मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। लिख दें तो ठीक, ना लिखें तो कोई इसमें जरूरी नहीं है कि हमने लिखना ही लिखना है। सेकंड सिंबल है रेक्टेंगल सिंबल। इसके अंदर प्रोसेसिंग लिखी जाती है, प्रोसेसिंग इसके इस सिंबल के अंदर ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग क्या चीज होती है, मसलन मैंने प्रोग्राम के अंदर कोई फार्मूला सा लगाना है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो वो इसके अंदर लिख दे जिस पे हमने कोई वर्किंग लिखनी है। तो जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होगी, जो भी हमने प्रोग्राम के अंदर कोई फार्मूला वगैरह यूज करना है जिसके ऊपर फिर मजीद वर्किंग भी करनी है, वो सारी इस रेक्टेंगल सिंबल के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट सिंबल है पैरेललोग्राम। इस सिंबल के अंदर इनपुट एंड आउटपुट को लिखा जाता है। इनपुट और आउटपुट जो भी होगी, जो भी हम प्रोग्राम में इनपुट देना चाह रहे हैं वो इस सिंबल के अंदर लिखी जाएगी, और प्रोग्राम से हम आउटपुट कौन सी और कैसे लेना चाह रहे हैं तो आउटपुट भी सारी इसी पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर लिखी जाती है। फिर एक सिंबल है सर्कल सा बना हुआ है गोल, इसको कहते हैं ये कनेक्टर सिंबल है। कनेक्टर क्या, मसलन फ्लो लाइंस, आगे चलकर हमें एक डिसएडवांटेज भी पड़ेंगे फ्लो चार्ट का कि फ्लो लाइंस अगर ज्यादा हो जाएंगी तो उतना ही फ्लो चार्ट कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जितनी फ्लो लाइंस ज्यादा होंगी उतना ही फ्लो चार्ट कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो फ्लो लाइंस को कम करने के लिए फॉर एग्जांपल एक फ्लो लाइन यहां से इधर आ रही है जिसने एंड की तरफ इधर आना है नीचे, और एक फ्लो लाइन यहां से आ रही है इसने भी एंड की तरफ जाना है, तो बजाय इसके कि हम दो तीन फ्लो लाइंस को इकट्ठा इधर नीचे लेकर आए, इसको भी ऐसे लेकर आ रहे हैं, ये भी आ रही है। तो इन लाइंस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए मैं सिंपली क्या कर दूं, यहां से एक लाइन आई, इधर से आ रही है, एक ऊपर से आ रही है, तीनों ने जाना इस डायरेक्शन में, तो बजाय इसके तीन फ्लो लाइंस नीचे लेकर आऊं, डायरेक्शन चूंकि इनकी सेम है तो कनेक्टर सिंबल लगाकर एक फ्लो लाइन नीचे निकलेगी जिससे डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि इन तीनों की डायरेक्शन एक ही इस साइड पे जा रही है। तो ये कनेक्टर सिंबल है। इसके बाद फ्लो लाइंस हैं। फ्लो लाइंस कल भी मैंने बताया था, चार तरह की फ्लो लाइंस हैं।
एक अप डाउन, एक राइट और एक लेफ्ट की जो डायरेक्शन को शो करती है। तो ये फ्लो लाइंस भी इस फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल होती हैं। एक सिंबल आएगा जिस तरह यहाँ पर फ्रंट पे एक शर्ट की पॉकेट सी बनी होती है, पॉकेट लाइक सिंबल है इस तरह से। इस सिंबल को कहा जाता है ये ऑफ पेज या ऑन पेज कनेक्टर है, ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर सिंबल। ऑफ पेज ऑन पेज क्या कि फ्लो चार्ट अगर 4-5 पेजेस पे जा रहा है तो हमारा एक पेज खत्म हुआ लेकिन फ्लो चार्ट अभी कंटिन्यू है, तो जहां पर पेज खत्म हुआ उसके नीचे इधर सिंबल लगा दें ये वाला। ये क्या इंडिकेट करेगा कि फ्लो चार्ट इधर तक खत्म नहीं हुआ बल्कि इसके आगे फॉरवर्ड कोई और हिस्से में किसी और पेज पर इस फ्लो चार्ट का रिमेनिंग पार्ट मौजूद है। और अगर मैं एक पेज उठाता हूं उसके फ्रंट पे टॉप पे ये वाला सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब फ्लो चार्ट यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, इस फ्लो चार्ट का कुछ रिमेनिंग पार्ट किसी और पेज में भी मौजूद है। तो ये ऑफ पेज एंड ऑन पेज कनेक्टर का सिंबल है। एक सिंबल रेक्टेंगल सा बना हुआ है, यहां पर दो लाइंस इस तरह से क्रॉस हुई हुई हैं। ये सिंबल यूज होता है प्री डिफाइंड प्रोसेस। इसके अंदर कोई फंक्शन वगैरह हम लिख सकते हैं या ऐसी प्रोसेसिंग जो ऑलरेडी हो चुकी है उसकी एक आउटपुट सी जनरेट करके किसी फार्मूले की, वो इसके अंदर हम लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि वो फार्मूला ऑलरेडी कई साल हो चुका है, उसका रिजल्ट हम इसके अंदर लिख रहे हैं, या कोई फंक्शन वगैरह इसके अंदर लिख लें। फंक्शन में भी यही होता है, कुछ बहुत सारे जो सेट ऑफ कोड्स होते हैं उनकी जो आउटपुट होगी वो बीच में ऐड की जा सकती है। तो ये प्री डिफाइंड प्रोसेस का सिंबल है। और एक सिंबल इस तरह से बना हुआ है, डॉट्स हैं, इसके अंदर रीमार्क्स लिखे जाते हैं। इस सिंबल के एंड पे यहाँ पर क्या लिखे जाते हैं? रीमार्क्स। रीमार्क्स कमेंट्स को कहते हैं, रीमार्क्स कमेंट्स को, कि अगर हमने कोई एक्स्ट्रा चीज बीच में ऐड की, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ, कैलकुलेटर बना रहे हैं सिंपल, मैं उसमें लॉग का ऑप्शन भी शामिल कर देता हूँ, तो साथ ये सिंबल लगाकर मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि ये लॉग का ऑप्शन मैंने इसमें क्यों यूज किया है। तो कोई भी रीमार्क्स, कोई भी कमेंट्स अगर मैं देना चाहूँ तो वो इस सिंबल में लिखे जा सकते हैं। इस सिंबल को एनोटेशन सिंबल भी कहते हैं। इसके अंदर रीमार्क्स लिखे जाते हैं, एनोटेशन। एमसीक्यूज में कई बार आ चुका है एनोटेशन सिंबल। इसके अंदर क्या लिखा जाता है? रीमार्क्स लिखे जा सकते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है कि फलां सिंबल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज में कई बार ये सिंबल आते हैं, एक सिंबल सी ये शेप बनी हुई होगी, नीचे पूछा जा रहा होगा ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अमूमन ये वाला प्रोसेसिंग वाला कई बार एनुअल पेपर में एमसीक्यूज में आ चुका है। नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ऐसे ही बन जाएगा कि हमने पेन और पेज उठाया और हम शुरू हो गए, फ्लो चार्ट बनाना हम शुरू हो गए, बल्कि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जिनको ज़हन में रखकर हम फ्लो चार्ट को बनाना शुरू करेंगे। तो वो गाइडलाइंस हैं, यूजर को, प्रोग्रामर को हेल्प भी करेगी कि फ्लो चार्ट उसने बनाना कैसे है। तो ये बुक से आपने कंप्लीट रीडिंग भी करनी है। पहला तो ये है कि फ्लो चार्ट शुड बी नीट एंड क्लियर। फ्लो चार्ट बिल्कुल नीट और क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए। इसका क्या मतलब कि अगर हमने फ्लो चार्ट बनाया उसमें कोई हम कटिंग कर देते हैं, कोई भी कटिंग कर देते हैं, कटिंग
अब इसमें चूंकि हर चीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं लाइंस की मदद से, हमने किसी लाइन को क्रॉस कर दिया, किसी लाइन को पहले लगाई फिर क्रॉस कर दिया, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि अब डायरेक्शन किस साइड पे जा रही है। आगे डिसएडवांटेज आ रहा है फ्लो चार्ट का, उसमें एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर हमने उसमें फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, कोई माइनर सी चेंजिंग भी करनी है, और फ्लो चार्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा। क्यों दोबारा से? क्योंकि फ्लो चार्ट की मदद से हमने कोडिंग करनी है, और अगर फ्लो चार्ट में हम कटिंग कर देंगे, कोई चीज लिखकर काट देंगे, या कोई सिंबल वाज़े नहीं, फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, इसको हमने वाज़े नहीं बनाया, क्लियर नहीं बनाया, तो हो सकता है ये इंडिकेशन दे रहा हो कि ये तो रेक्टेंगल सिंबल है, इसके अंदर जो लिखी हुई है वो प्रोसेसिंग है। तो बिल्कुल एक्यूरेट सिंबल बनाने, उन सिंबल्स के अंदर जो भी डाटा लिखना है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। फिर फ्लो लाइंस को हमने काटना नहीं है, उनकी डायरेक्शन भी हमने एक्यूरेट बनानी है। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए ताकि इसको फॉलो करना हमारे लिए आसान हो जाए। फिर ऑल रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं शुड बी लिस्टेड। फ्लो चार्ट बनाना है तो जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी एक लिस्ट सी बनाकर पहले अपने पास रख लें, क्योंकि ये एक तरह की प्लानिंग हो रही है। तो प्लानिंग अगर एक्यूरेट होगी, प्लानिंग अगर एक्यूरेट होगी तो तभी फ्लो चार्ट ठीक बनेगा। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट्स का आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या रिक्वायरमेंट्स है, हम बना तो देंगे लेकिन वो फ्लो चार्ट ठीक से नहीं बनेगा, गलत बन सकता है। फिर इसकी जो डायरेक्शन है, फ्लो चार्ट हमने बनाना है, कौन सी डायरेक्शन में बनाएंगे? जो मेन इसकी डायरेक्शन है वो या टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट। फ्लो चार्ट की डायरेक्शंस दो हो सकती हैं, या टॉप टू बॉटम हम बनाएंगे या लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम कौन सी है? यहां से हम शुरू कर रहे हैं, फ्लो लाइन जैसे नीचे की तरफ आ रही है, सारा जितना कंटेंट है वो हम नीचे की तरफ लिख रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम होगी। लेफ्ट टू राइट क्या है? यहां से स्टार्ट ले रहे हैं, यहां से फ्लो लाइन निकालें, सारे सिंबल ऐसे ऐसे बनाते जाएं लेफ्ट से राइट की तरफ। तो दो डायरेक्शन है फ्लो चार्ट की, या टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट, मतलब बॉटम टू टॉप हम ऐसे नहीं बना सकते। तो इसकी यूजुअली दो डायरेक्शंस है, टॉप टू बॉटम बना सकते हैं या लेफ्ट टू राइट। इसके बाद है कि प्रोसेस सिंबल में एक फ्लो लाइन इंटर होगी और एक फ्लो लाइन उससे एग्जिट होगी। ये जो प्रोसेसिंग वाला सिंबल है, रेक्टेंगल सिंबल, रेक्टेंगल सिंबल, इसमें वो कह रहा है एक फ्लो लाइन इंटर होगी और एक फ्लो लाइन एग्जिट होगी अगर टॉप टू बॉटम है। अगर लेफ्ट टू राइट बना रहे हैं तो इस तरह से होगा, एक फ्लो लाइन अगर सेंटर हो रही है और एक फ्लो लाइन एग्जिट होगी। इट मींस एक से ज्यादा फ्लो लाइन इस सिंबल में इंटर भी नहीं हो सकती। और वाइड एक सिंबल है, कंडीशन जो आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी उसका जिक्र नहीं हुआ, एक सिंबल है डायमंड सिंबल, जिसके अंदर कंडीशन लिखी जाती है। डायमंड सिंबल वाइड ये सिंबल है जिसमें एक फ्लो लाइन इंटर होती है, दो एग्जिट होती हैं, दो डिफरेंट ऑप्शंस के लिए। बाकी तकरीबन जितने भी सिंबल इसमें हैं उनमें एक फ्लो लाइन इंटर होगी और एक फ्लो लाइन एग्जिट होगी। तो ये जो प्रोसेसिंग वाला सिंबल है इसमें एक फ्लो लाइन इंटर होगी और एक फ्लो लाइन एग्जिट होगी। इसके बाद जो ये वाला कंडीशन वाला सिंबल डायमंड सिंबल मैंने बताया, डायमंड सिंबल के अंदर कंडीशन लिखी जाती है। कंडीशन जिस तरह
कल मैंने एक एग्जांपल दी थी, उसमें इफ m इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 40 देन प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल। अब ये इफ m इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 40 ये एक कंडीशन है, ये किस सिंबल के अंदर लिखी जाएगी? डायमंड सिंबल में। तो डायमंड इस तरह का सिंबल है। अब एक फ्लो लाइन इस पे एंटर होगी और कंडीशन के ट्रू होने पे एक फ्लो लाइन यहाँ पर आएगी, तो ट्रू के बाद वाली स्टेटमेंट को शो करेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक फ्लो लाइन यहाँ से एग्जिट होगी। तो ये सिंबल ऐसा सिंबल है जिसमें एक फ्लो लाइन इंटर होगी और एक से ज्यादा फ्लो लाइन जिससे एग्जिट हो सकती है। तो ये डायमंड सिंबल है। इसके बाद है कि कमेंट्स जितने भी हैं, कमेंट्स को हम रीमार्क्स वाला जो एनोटेशन वाला सिंबल है इसके अंदर लिखेंगे। इस तरह का एनोटेशन सिंबल ये बना हुआ है, जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर इस सिंबल के अंदर लिखे जाएंगे। तो ये इसकी कुछ गाइडलाइंस है कि फ्लो चार्ट को हमने ड्रॉ कैसे करना है, 5-6 गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट हम बनाएंगे तो हमें इससे क्या फायदा हो सकता है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फ्लो चार्ट बहुत ही मैंडेटरी चीज है। अगर ये हमारे सामने होगा तो कोडिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसकी सिमिलरिटी मैंने दी थी कि अगर नक्शा बना हुआ होगा तो बिल्डिंग बनाना बड़ी आसान होगी। तो प्रोग्रामर के लिए फ्लो चार्ट एक तरह के नक्शे की हैसियत रखता है। अगर ये प्रोग्रामर के सामने होगा तो कोडिंग करना बहुत उसके लिए आसान हो जाएगी। फिर अगर बाद में एक तो ये यूजर के लिए गाइड की हैसियत रखता है, इसको देखकर कोडिंग बड़ी आसान हो जाएगी। बाद में अगर कोई अपडेट करना पड़ता है प्रोग्राम को, अपडेट उसमें कोई चेंजिंग करनी पड़ता है, तो वो इसकी मदद से आसान हो जाती है। मैं इसके इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर कोई मेंटेनेंस करनी है, कोई अपडेशन करनी है, कोई तब्दीलियां करनी है, तो एक प्रोग्रामर जिसने पहले प्रोग्राम बनाया हो सकता है वो कंट्री छोड़ के चला गया, या अभी उसने प्रोग्रामिंग वाला सारा सेटअप खत्म कर दिया है, या मर चुका है, जो भी हुआ। अब किसी और प्रोग्रामर को अगर मैं कहता हूं तो समझने में थोड़ी सी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन अगर उसके सामने ये फ्लो चार्ट रख दिया जाए तो उसके जितनी भी प्रोग्राम की लॉजिक है कंप्लीट उसके सामने बिल्कुल क्लियरली आ जाएगी और वो इजीली समझ जाएगा। फिर उसके लिए उसमें प्रोग्राम में तब्दीली करना बड़ी आसान है। तो अपडेट या चेंजिंग करनी पड़ जाए तो फ्लो चार्ट के जरिए ये बहुत आसान हो जाती है। और जितने भी ऑपरेशनल मेंटेनेंस के प्रोग्राम हैं वो हमारे आसान हो जाएंगे, और ये डीबगिंग में हेल्पफुल है। एक और इसका जो पॉइंट बनेगा, इट हेल्प अस इन डीबगिंग, इट हेल्प अस इन डीबगिंग। ये डीबगिंग में हमारी मदद करता है। अगर कोई कोडिंग हमने की, एरर आ गया सामने, प्रोग्राम ठीक से आउटपुट नहीं दे रहा, कोई सिंटैक्स एरर आ गया, जो भी हुआ, तो हमने चूंकि फ्लो चार्ट को देखकर कोडिंग की है, तो फ्लो चार्ट में गलती हुई है तभी कोडिंग में भी गलती हुई है। तो फिर हम फ्लो चार्ट को एक नजर देखेंगे तो फौरन से हमें वो गलती मिल सकती है, हम गलती को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक अभी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई अल्टरेशन हो, अल्टरेशन कहते हैं चेंजेस को, इफ अल्टरेशन रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट शुड बी रीड्रॉन। अगर अल्टरेशन कोई तब्दीली करनी पड़ जाए फ्लो चार्ट में तो हम कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कटिंग करने से कंफ्यूजन बन सकती है। तो अगर हमने तब्दीली करनी है तो ये नहीं कि यहाँ से फ्लो चार्ट बना दो, 3 सिंबल इरेज कर दूं या ओवरराइट करके मैं
उनको चेंज कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है, उससे कन्फ्यूजन बन सकती है। तो मैं क्या करूँ, अगर तब्दीली करनी है मैं फ्लो चार्ट को नए सिरे से ड्रा करूँगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड, उनके लिए हम फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। क्यों? जितने बड़े प्रोग्राम होंगे उतनी फ्लो लाइंस ज्यादा होंगी, उतने ही ज्यादा सिंबल्स होंगे। जितनी फ्लो लाइंस बढ़ती जाएंगी उतना ही उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स बनती जाएंगी। तो अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट हम नहीं बनाते। क्यों? फ्लो लाइंस बढ़ जाएंगी, डायरेक्शंस का हमें कोई आइडिया नहीं होगा, कंफ्यूजन बनेगी, जिससे प्रोग्राम में बहुत सारे कोडिंग के अंदर मसाइल आ सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। इसकी आपने रीडिंग जो करनी है, ये गाइडलाइन सारी कंप्लीट, अगर आप इन्हें हेडिंग्स बनाकर 1 बाय 1 लिख दें। एक तो ये सिंपल लिखी हुई है, अगर आप गाइडलाइंस के ही सिर्फ टॉपिक आ जाता है 8 नंबर का, तो आप हेडिंग्स बनाकर लिख सकते हैं। अब टॉपिक क्या बन सकता है? फ्लो चार्ट का इंट्रोडक्शन और सिंबल्स फ्लो चार्ट के उनका पर्पस लिखें। एक ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एक बन सकता है कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो गाइडलाइंस है वो लिखें। एक आता है व्हाट इज फ्लो चार्ट, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। उसमें फिर फ्लो चार्ट का इंट्रोडक्शन और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये 3 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये फ्लो चार्ट उसमें बनाकर हमें एक एग्जांपल दी है कि इस तरह से फ्लो चार्ट बनता है। अब इसमें क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि स्टार्ट ओवल सिंबल में लिखा गया, फिर यहाँ पर ये प्रोसेसिंग है, ये भी प्रोसेसिंग है, ये इनपुट दी जा रही है, प्रोसेसिंग है, ये भी प्रोसेसिंग है, यहाँ पर कंडीशन लिखी जा रही है और ये आउटपुट है। तो इन सिंबल से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से फ्लो चार्ट में कौन कौन सी चीज़ को ऐड किया गया। तो इसकी बुक से आपने रीडिंग कर लेनी है, ये जितनी भी मैंने पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने शॉर्ट इनके पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके एक्सरसाइज की जो MCQs है उनकी आपने रीडिंग करनी है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आगे लिखे हुए हैं वो पढ़ने हैं और लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करना है, ताकि वो थोड़ा आपके जहन में आ जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के कौन कौन से और हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कर चुके हैं। तो एक तरह की रिवीजन भी हो जाएगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने लाजमी, आज का आपका टास्क है वो पढ़ने और उनका सलूशन देखना है। जो भी हमने ये लेक्चर दिए हैं वो सारे तकरीबन थारोली पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। एक टॉपिक जो मैंने बताया वो डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर बड़ा शॉर्ट सा मैंने एक्सप्लेन किया था उसके मेन पॉइंट्स, तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो आपने बुक से उसकी थारोली पूरा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स में भी 3-4 पॉइंट्स में बातें कुछ लिखी हुई हैं, तो उसको भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच। कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।